हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज है 5 मई। स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। स्टार्ट करते हैं पहले इंडिया और नेपाल से रिलेटेड। इंडिया और नेपाल के बीच में कोई डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि वापस न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में कैसे आया, तो ऐसे आया कि नेपाल जो है उसने अनाउंस किया प्रिंटिंग ऑफ न्यू 100 रुपीज़ नोट्स। कुछ नए 100 रुपीज़ के नोट्स जो है उन्होंने प्रिंट किए, जिसमें कि उनके मैप में कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो कि इंडिया क्लेम करता है कि हमारे हैं और नेपाल क्लेम करता है कि हमारे हैं। ठीक है, सो इट इंक्लूडेड इंडियन एरियाज। न्यू मैप includes Indian territories of लिपू लेक, लिम्पियादौरा, काला पानी। ये सब उत्तराखंड के एरियाज़ हैं और इनको इन्होंने अपने एरिया में दिखाया इनके मैप में, जो कि कहाँ पे प्रिंट हुआ, इनके 100 रुपये के नोट पे। ठीक है, ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट 2020 में नेपाल ने अपना कोई अपडेटेड पॉलिटिकल मैप जो है रिलीज़ किया था, जिसमें भी इन्होंने ये वाले एरियाज़ अपने मैप में बताए थे। हालांकि इंडिया एकदम शार्पली रिएक्ट करता है इन सब चीज़ों पे और कहता है कि नेपाल के ये डिसीजंस एकदम अनटेनेबल है, बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसका, क्योंकि ये सब इंडिया के टेरिटरीज़ हैं। तो मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ? बेसिकली ये पूरा मुद्दा स्टार्ट होता है, एक्चुअली हुआ क्या था कि जब अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर रहे थे तब एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था और उसका नतीजा यह निकला था कि नेपाल को अपनी कुछ टेरिटरीज़ ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी थी। तो उसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि 1816 में साइन की गई थी आफ्टर द एंग्लो नेपाल वॉर। अब उसमें जो भी बाउंड्री सेट की गई थी नेपाल की, उसमें ये बोला था कि भाई जो काली रिवर है नेपाल के वेस्ट बाउंड्री पे जो कि बहती है वहाँ पे, वो एज अ वेस्टर्न बाउंड्री बनाएगी इंडिया से, ये उसमें बोला गया था। मतलब कि ऐसा मानो जैसे ये है ना नेपाल, इसमें दिख रहा होगा तुम्हें, तो ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पे बहती है काली रिवर और उसको यहाँ इस वाले वेस्टर्न इंडिया और नेपाल के बीच में ये वाला बॉर्डर सेट कर दिया गया था कि भाई काली रिवर के इधर वाला एरिया नेपाल का और इधर वाला एरिया इंडिया का। ठीक है, तो जब सब डिसाइड हो ही गया तो दिक्कत किस बात की? बेसिकली दिक्कत स्टार्ट होती है तब जब काली रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इस पर डिस्प्यूट खड़ा होता है। ठीक है, इंडिया कहता है कि वो लिपू लेक पास से स्टार्ट होती है, जबकि नेपाल कहता है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लिम्पियादौरा। देखो थोड़ा अच्छे से समझाएं तो कुछ ये वाला रीजन देखिए आप। इसमें अब जो ये महाकाली रिवर जा रही है ना, ये वाली रिवर है, अब इसका कोई एक ओरिजिन नहीं है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, मतलब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो एक तो लिम्पियादौरा से आती है, एक यहाँ से आती है और एक लिपू लेक की साइड से भी आती है। तो 3 जगह से आती है और फिर ये महाकाली बनाती है। तो नेपाल का कहना है कि ये जो काली रिवर है उसका ये वाला पॉइंट माना जाएगा और कहा जाता है कि इसके इधर वाला एरिया पूरा नेपाल का है, ऐसा नेपाल कहता है। यानी कि लिम्पियादौरा, काला पानी और लिपू लेक तीनों उसके कंट्रोल में आते हैं। वहीं पे जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया कहता है जी नहीं, काली जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन यहाँ से माना जाएगा और इसके इधर का जो पूरा एरिया है वो पूरा इंडिया के अंदर आएगा, यानी कि ये तीनों जगह इंडिया के भीतर आती है। सो ले दे के पूरा मुद्दा है इस वाले एरिया का। ये जितना भी शेडेड रीजन दिख रहा है ना तुम्हें, इस वाले एरिया का ही पूरा बवाल है। ठीक है, और यही चीज़ न्यूज़ में आई है वापस से। So throughout the 1990s and early 2000s, despite several bilateral talks, कालापानी issue remained unresolved. काफ़ी टॉक्स करने की कोशिश की बायलेटरल कि भाई शांति के साथ पूरा ये मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया।
2020 में इंडिया ने इनॉग्रेट किया था एक नया रोड जो कि कैलाश मानसरोवर तक जाता था। तो नेपाल ने उस पर भी ऑब्जेक्शन जताया था और कहा था कि ये वॉयलेट करता है पुरानी बाउंड्री को, जबकि इंडिया का कहना है कि हाँ भाई, हम भी नेगोशिएशन के साथ ही पूरा मुद्दा सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन जो हमने रोड बनाई है वो प्री एग्जिस्टिंग रूट से ही जाती है। दरअसल हुआ क्या था कि अराउंड इस जगह पड़ता है कैलाश मानसरोवर। तो यहाँ पे कुछ इंडिया से लोग जाते हैं यात्रा के लिए और यहाँ का रास्ता काफ़ी अच्छा नहीं था, तो इसलिए इंडिया ने इस वाले एरिया में यहाँ पे एक रोड बनाई थी और उसी का आपत्ति की थी नेपाल ने। तो तब भी ये मुद्दा उठा था और उसके बाद ही नेपाल जो है काफ़ी जताने की कोशिश कर रहा है कि ये एरिया उसके अंडर आता है। तो चूँकि नेपाल हमारा एक नेबर नेशन है और इसके साथ हमारे काफ़ी हिस्टोरिकल टाइज भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि इनके साथ हमारा पीसफुल रेजोल्यूशन हो, चाहे कोई भी डिस्प्यूट्स हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी सारे एरियाज़ में हम कोऑपरेट करते हैं, चाहे ट्रेड वगैरह हो गया उसमें या फिर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने में, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो कुछ भी अगर वो बाहर से इंपोर्ट कराना होता है तो वो इंडिया के थ्रू ही आता है। इंडिया में ही, क्योंकि बड़ी बड़ी कोस्ट लाइन है और उसके पास पोर्ट्स वगैरह हैं, तो उनके थ्रू ही उसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इंडिया पे उसकी काफ़ी डिपेंडेंसी है। उसके बाद इंडिया काफ़ी असिस्ट करता है उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो उस एरिया में भी हम अच्छा कोऑपरेशन करते हैं। और उसके बाद कल्चरल टाइज हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं हिस्टोरिक टाइम से, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद डिफेंस की बात करें तो इंडिया अपने काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह उसे प्रोवाइड करवाता है। और इतना ही नहीं, नेपाल के जो गुरखा लोग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं और हमारी आर्मी में उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। तो डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन। तो क्योंकि हमारे इतने सारी जो है रीजंस हैं कि क्यों हमारा उनके साथ बढ़िया रिलेशन होना चाहिए, तो ज़रूरी हो जाता है ऐसे कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हों तो उन्हें एमिकेबली शांति के साथ रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। So hence early and peaceful resolution of disputes through dialogue becomes crucial for both the nations. Resolving these differences would not only benefit Nepal and India but also contribute to the regional stability and cooperation. I hope इतना ही था मुद्दा एंड आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं शक्सगम वैली। ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इसमें बात स्टार्ट हुई कि एक्चुअली चाइना ने वहाँ पे कुछ अपना रोड कंस्ट्रक्शन किया शक्सगम वैली में और उसका इंडिया ने आपत्ति जताई कि भाई ये सरासर गलत है। एक्चुअली ये एरिया आता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, लेकिन इंडिया से अभी भी अपना ही एरिया मानता है। हमारे मैप वगैरह में उससे इंडिया का हिस्सा बताया जाता है। सो पाकिस्तान ने जो कब्ज़ा कर रखा है इस वाले कश्मीर पे, उसका एक हिस्सा है शक्सगम वैली नाम से, शक्सगम नाम से। वो पाकिस्तान ने दे दिया था चाइना को इन 1963 थ्रू चाइना पाकिस्तान बाउंड्री अग्रीमेंट। और इसलिए चाइना का कहना है कि ये वाला एरिया जो है हमारे अंडर आता है। सो मुद्दा क्या है एक बार समझते हैं। देखो, ये वाला एरिया है जो कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। इसी का जो ये इतना सा हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये शक्सगम नाम से है और ये वाला जो है चाइना को दे दिया था 1963 में पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया का कहना है कि ये ही इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा पाकिस्तान में, तो किस हक से तुम्हें दे रहा है, तो ये वाला एरिया तो हमारे अंडर आना चाहिए ना। जबकि चाइना कहता है जी नहीं, ये तो हमारा है। और ये दिक्कत की बात इसलिए भी है, देखो ये काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाती है। आप यूँ मानो कि क्योंकि चाइना बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रोड्स वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ताकि आगे कभी मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह को वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़े तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे किए कर सकें। तो इसलिए चाइना यहाँ पे एक इस तरीके से हाईवे कंस्ट्रक्ट करता है जिसको G219 हाईवे भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम जानते ही हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू भी जो है चाइना अलग अलग रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। और जो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो
कुछ इस तरीके से जाता है और उसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं पीओके से ही निकलता है, तो वो भी इंडिया जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। और अभी क्या किया चाइना ने, जो ये वाला रूट वो बना रहा है उसमें रोड कुछ यहाँ से निकाल के इस जगह लेके आएगा वो इस तरीके से, जिससे कि शक्सगम वैली तक उसको एक सेफ पैसेज मिल जाएगा। और शक्सगम एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वो क्योंकि एक तो ये देखो सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर आती है, बहुत कम डिस्टेंस है दोनों के बीच, तो शक्सगम वैली से वो सियाचिन ग्लेशियर पे सर्वेलेंस कर सकता है। तो ये एक थोड़ी चिंताजनक बात हो जाती है हमारे इंडिया के लिए। और साथ ही में इसके थ्रू इसे पाकिस्तान से एक बहुत इजी कनेक्शन मिल जाएगा, तो रिसोर्सेज वगैरह इधर उधर ले जाने में बहुत आसानी होगी इन्हें। उसके अलावा वॉर लाइक सिचुएशन में भी वो यहाँ पे आराम से अपने ट्रूप्स वगैरह को डिप्लॉय कर सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। इसलिए ये काफ़ी चिंताजनक बात है। एंड ऑल्सो इट विल हैव एक्सेस टू मिनरल्स रिसोर्सेज जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो वो भी वहाँ से हो सकता है एक्सट्रैक्ट कर सके। उसे एक बढ़िया इकोनॉमिक लिंकेज मिल जाएगा, इजी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट कर पाएगा, यू कैन मॉनिटर सियाचिन ग्लेशियर। इसलिए ये हमारे लिए चिंताजनक बात हो जाती है। हालांकि इंडिया भी खूब कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ताकि हमारे भी ट्रूप्स वगैरह को आराम से वहाँ तक ले जाया जा सके, और कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो अच्छे से टैकल की जाए। और हम हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़े। सो देखो आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये न्यूज़ आई है, आई होप आपको समझ में आ गई हो। बढ़ते हैं आगे। मैरिटल रेप, ये पहले भी कई बार न्यूज़ में रहा और अभी वापस आ गया। वापस इसलिए आया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस गया जिसमें कि वाइफ कहती है कि हस्बैंड ने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, मतलब कि वजाइनल पेनिट्रेशन ना करके बाकी पेनिट्रेशन जो होती है जैसे कि ओरल हो गया, एनल हो गया, वो सब अननेचुरल सेक्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो वाइफ का एलिगेशन था क्योंकि हस्बैंड ने मेरे साथ ये गलत किया, तो उस पर चार्जेस लगाए गए थे रेप के। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा एक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट रेप, क्योंकि इस हाई कोर्ट के हिसाब से वाइफ और हस्बैंड के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस होना नॉर्मल है, चाहे फिर वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, एंड ऑल्सो चाहे वाइफ ने कंसेंट दिया हो या नहीं दिया हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वाइफ्स कंटेंट। तो ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट आया है। हाँ, हस्बैंड आए वाइफ नहीं होते तब ये वाला केस लगता क्योंकि, लेकिन इसमें ये हस्बैंड वाइफ है इसलिए इन पर रेप का केस नहीं लगेगा। So the judge referred to various judgments of Supreme Court, High Court as well as legal definition of rape as per section 375 of IPC. बेसिकली कई बार ऐसे मुद्दे गए हैं हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और सबने अपने अपने डिसीजंस दिए हैं। तो उनमें से कुछ डिसीजंस पे रेफ़र करते हुए भी कोर्ट ने कहा कि जो है ये रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट जो डेफिनेशन दे रखी है 375 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ IPC में, उसके अकॉर्डिंग भी ये रेप नहीं कहलाएगा। सेक्शन 375 में कह रखा है कि मतलब एक एक्सेप्शन दे रखी है कि अगर सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ होते हैं तो इट इज़ नॉट रेप, अगर वाइफ 15 साल से ऊपर की है तो। हालांकि एक बाद में जजमेंट आया था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, जिसमें ये जो 15 साल की उम्र थी उसे 18 कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि माइनर वाइफ के साथ जो सेक्स होता है उसको रेप के एम्बिट में लाया जा सके। लेकिन हाँ, इस वाले सेक्शन का हवाला देते हुए कहा कोर्ट ने कि ये वाला जो केस है वो रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसका भी एक एग्जेम्पशन है, वो ये है कि अगर जुडिशल सेपरेशन में है दोनों कपल, यानी कि कुछ मैटर्स में उनका जुडिशल सेपरेशन हो चुका है, यानी कि वो अलग अलग रह रहे हैं, तो फिर उस केस में वो रेप कंसीडर किया जाएगा। मतलब डिवोर्स नहीं हुआ है, बस अलग अलग रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है, तो उस केस में वो रेप कंसीडर किया जाएगा। और ऑल्सो जो 377 होता है जो कि क्रिमिनलाइज करता है नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स को,
तो ये कहा कि 377 के अंतर्गत भी इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता था, इसलिए। सो कोर्ट ने कहा चाहे 375 हो या 377 हो, कोई सा भी ऑफेंस इन पे नहीं लगेगा। और एक और बात जानने की ये है कि मैरिटल रेप से रिलेटेड कोर्ट में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पटिशन्स इस पे जो है पेंडिंग है, उस पर अपना जजमेंट आना अभी बाकी है। तो देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है, जैसे भी आएगा हम डिस्कस कर लेंगे। मगर अभी तो ये न्यूज़ थी तो हमने डिस्कस की। आई होप आपको आया हो आज का पूरा सेशन समझ, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।